हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। हम लोग यूजीसी नेट लॉ एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग लेक्चर्स आप लोगों को लेके आ रहे हैं। एंड इन द लास्ट लेक्चर आई डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ। वी कवर्ड होल समली यूएन चार्टर एंड लीग ऑफ नेशंस। हम लोगों ने इस टॉपिक को हर एंगल से कवर किया, हर एस्पेक्ट इसका आप लोगों को एक्सप्लेन किया, राइट। आज हम लोग इस सेशन में यूएन चार्टर एंड लीग ऑफ नेशंस टॉपिक से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उसी पैटर्न पर बेस्ड हैं जो कि हो सकता है आगे आपके एग्जामिनेशन में आ सकें, ठीक है। एंड आप इस सेशन को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपने वो 1 आवर का कंप्लीट लेक्चर ले लिया है, आपने यूएन चार्टर एंड लीग ऑफ नेशन का टॉपिक थियोरेटिकली पढ़ लिया है, तो अब आप इसको अपना एक टेस्ट समझ सकते हैं कि बताइए, ये जज करिए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लमसम 50 क्वेश्चंस हैं, राइट, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ यूएन चार्टर एंड लीग ऑफ नेशंस। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। So the first question, very simple and direct question, which article of UN Charter established the principle of sovereign equality of its members? तो बताइए principles कौन से आर्टिकल में है? प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 2 में। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो आर्टिकल 2 में जो 7 क्लॉजेज हैं, जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से कौन सा क्लॉज सॉवरीन इक्वलिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करता है? सो दैट इज आर्टिकल 2 का क्लॉज 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर यहाँ तो ऑप्शन इतने, क्योंकि डायरेक्ट PYQ से उठाया गया है, ऑप्शंस इतने सिंपल आए थे कि 1 2 3 4, मतलब यहाँ तो आपको क्लॉजेस में भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया। अगर आपको इतना पता है कि आर्टिकल 2 में प्रिंसिपल है, सो यू कैन डायरेक्टली आंसर दिस, राइट। आर्टिकल 2 क्लॉज 1 स्टेट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरीन इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ICJ, जो कि जुडिशियल ऑर्गन है यूएन ऑर्गेनाइजेशन का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द हेग, नीदरलैंड्स, राइट। मैं इस पेन से आंसर करती हूँ। इसका हो गया B, इसका आंसर है C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट एंड हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स? तो कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? परमानेंट मेंबर्स हैं 5। कौन कौन से हैं पता है आप लोगों को? ये हैं US, UK, चाइना, USSR, जिसको हम लोग रशिया बोल सकते हैं, एंड फ्रांस। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कौन अपॉइंट करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको B ऑप्शन भी दिया है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? हमें पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, हाँ, भले ही सस्पेंड हो गया पर ये ओरिजिनली तो प्रिंसिपल ऑर्गन ही है ना, ठीक है। तो ये है। ILO है, देखते हैं बाकी ऑप्शंस। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बिल्कुल है, सेक्रेटेरिएट बिल्कुल है। ILO इसका स्पेशलाइज एजेंसी है, लेकिन ILO इसका प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज अ प्रिविलेज ऑफ द कैटेगरी ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो जो वीटो पावर रहती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो किस मेंबर्स के पास रहती है? तो मैंने बड़े अच्छे से आपको लेक्चर में समझाया था कि वीटो पावर जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली हेल्ड बाय द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर C। Okay, next question is, according to Article 2, Clause 4 of UN Charter, all the members shall refrain in their international relations from threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state in any other manner inconsistent with the purpose of union. This principle is a cornerstone of, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में किस प्रिंसिपल को लेट डाउन किया गया है? तो गाइज इसका आंसर है बोल रहे हैं कि ऑल द मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, कि सब रिफ्रेन करेंगे कि वो थ्रेट का यूज़ ना करे, फोर्स का यूज़ ना करे अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। सो आर्टिकल 2 का जो क्लॉज 4 का प्रिंसिपल है रिगार्डिंग रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूज ऑफ थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ यूएन्स कलेक्टिव सिक्योरिटी। गाइस, इसका करेक्ट आंसर है कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम दैट इज डिजाइन टू प्रिवेंट द वॉर एंड टू मेंटेन द पीस, ठीक है। बाकी नॉन इंटरवेंशन, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये सब अलग अलग क्लॉजेस में कवर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ जजेस टू ICJ? बताइए ICJ के जो जजेस हैं उन्हें इलेक्ट कौन करता है? तो गाइस उन्हें इलेक्ट करती है जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल।
So this the judges of ICJ are elected independently by both General Assembly and by the Security Council. तो इसका करेक्ट आंसर है A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीग ऑफ नेशन वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ विच ट्रीटी. ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से बताई थी. दैट लीग ऑफ नेशंस जो है दैट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ICJ gives an advisory opinion in any legal question at the request of. तो ICJ जो advisory opinion देते हैं किसी भी legal question पे, वो किस organ की request पे देते हैं? तो इसका आंसर है either UN General Assembly or the Security Council. So ICJ can give the advisory opinion on any legal question at the request of General Assembly or the Security Council. So इसका correct answer है option number B. Next question is which Indian to serve as a president of ICJ. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है that which Indian was the first to serve as a judge of ICJ. यहाँ क्वेश्चन है which Indian to serve as a president of ICJ. तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर नागेंद्र सिंह. डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी ने एज अ जज भी सर्व किया था ICJ में, एंड एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व किया था, एंड एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व किया था इन ICJ, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द टॉप पोस्ट. सो दिस इज डॉक्टर नागेंद्र सिंह. डॉक्टर दलवीर भंडारी इस वक्त करेंटली ICJ के जज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द UN ऑर्गन्स विद देयर प्राइमरी फंक्शन. ठीक है, तो लिस्ट 1 में हमें UN ऑर्गन्स दिए हैं, लिस्ट 2 में फंक्शंस दिए हैं, हमें मैच करना है कि किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है. ओके, सिक्योरिटी काउंसिल का प्राइमरी फंक्शन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. नेक्स्ट, जनरल असेंबली का क्या फंक्शन है? इट्स फंक्शन इज टू इलेक्ट द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, है ना. सो इसका आंसर हो गया ये. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलेटेड वर्क ऑफ UN. एंड सेक्रेटेरिएट हम सबको पता है दैट इट प्रोवाइड्स द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द यूनियन. सो A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, C का 4 एंड D का 3. इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर A. क्वेश्चन नंबर 12. अगैन इट्स अ मैच द फॉलोइंग, बिकॉज यही पैटर्न रहता है UGC नेट एग्जामिनेशन का, उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं. यहाँ पे लिस्ट 1 में हमें UN चार्टर के आर्टिकल दिए हैं एंड हमें बताना है कि किस आर्टिकल में क्या टॉपिक्स कवर हैं. तो आर्टिकल 1 में बताइए क्या कवर है. आर्टिकल 1 में कवर है द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस. आर्टिकल 2 में कवर है द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो मुझे लगता है अगर आप इतना भी जानते हैं तो यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर में आया है. A का 3, B का 4, A का 3, B का 4. इसका ऑप्शन है A. और बाकी जान लेते हैं. आर्टिकल 33 डील्स विद द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड आर्टिकल 39 डील्स विद द एक्शंस विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट टू द पीस. ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पता होने चाहिए, इन्हें याद रखिएगा. इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 में है हमारे लीग ऑफ नेशन के ऑर्गन्स हैं एंड लिस्ट 2 में है उनके फंक्शन, और हमें मैच द फॉलोइंग करना है. तो असेंबली का मेन ऑर्गन क्या है? सो इट वाज द मेन डेलिबरेटिव बॉडी विद 1 वोट पर मेंबर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2. काउंसिल जो है इट यूज्ड टू डील विद द डिस्प्यूट्स, सो इट हैड 4 परमानेंट एंड 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स. इसका ऑप्शन हो गया 1. सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस डील करती थी, तो इसका ऑप्शन है 4. प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड सपोर्ट टू द लीग. एंड द परमानेंट मैंडेट्स कमीशन, सो इट एडमिनिस्टर द मैंडेट्स. नाम से ही समझ आ रहा है. सो A का 2, B का 1, C का 4. इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया A. ठीक है, देखिए अगर आपने टॉपिक सही से पढ़ा है, मेरा लेक्चर सही से सुना है, तो आप ये हर क्वेश्चन कर पाएंगे. एंड ये मैं गारंटी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये खुद एनालाइज कर सकते हैं. अगर आपने लेक्चर का एक एक लाइन ध्यान से सुना है, उसमें बता रही हूँ वो जो 57 मिनट्स का लेक्चर है ना, उसमें एक एक मिनट इतना यूज़फुल है, इतना प्रोडक्टिव है कि हर लाइन से एक क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है. और अगर आपने उसे बेहतरीन तरीके से सुना है, समझा है, याद किया है, फिर आप इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग कुछ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं यहाँ पे. दैट इज़ वेरी लाइक्ड पैटर्न ऑफ द UGC नेट एग्जाम, दैट इज असर्शन रीजनिंग. ठीक है, तो 2 सेंटेंसेस होते हैं, द वन इज असर्शन, अदर इज रीजनिंग. चलिए शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन है असर्शन is the principle of collective security was a primary object of League of Nations. Yes, this was very true. Another reasoning states that the League's failure was partly due to its inability to enforce its decision on powerful aggressor states like Italy and Japan. Guys, ये भी सही आंसर है. ये एक one of the reason of failure माना गया था League of Nations को लेके. So its correct answer is both A and R are true. दोनों ही सही हैं. And R is the correct explanation of A. So इसका correct option है option A. ठीक है. Next question is assertion is stating that
ICJ's jurisdiction in contentious cases is based on the consent of the states involved. Yes, this is true. States must agree to submit to its authority. And what is reasoning stating? That ICJ has a compulsory jurisdiction over all the legal disputes without the need for a special agreement. नहीं guys, ICJ का जो jurisdiction है वो compulsory नहीं होता है. State को अपनी consent सिग्नल करनी होगी थ्रू सर्टेन स्पेशल अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज और द ऑप्शनल क्लॉज. ठीक है, तो इसीलिए आर जो है रीजनिंग जो है वो गलत है. सो ओनली ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो देयरफॉर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज United assertion is stating that United Nations Security Council can authorize the use of force under Chapter 7 of UN Charter. So yes, this is true. This is the power to authorize the use of force जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास है अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर. रीजनिंग इज स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटी काउंसिल्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ये भी बिल्कुल सही है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए. ये ए है, ठीक है, डी लग रहा है, ए है, ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग दैट इज क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. ऑप्शन 1 है अडॉप्शन ऑफ यूएन चार्टर, ठीक है. ऑप्शन 2 है साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज. ऑप्शन 3 इज डिसोल्यूशन ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड ऑप्शन 4 इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. गाइज इन सब में सबसे पुराना है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि 1899 का है. उसके बाद आता है आपका द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो कि 1919 का है. उसके बाद आता है आपका अडॉप्शन ऑफ यूएन चार्टर जो कि 1945 का है. एंड देयर आफ्टर कम्स द डिसोल्यूशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस जो कि 1946 का है. ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 4, 2, 1, 3, है ना. एंड आई थिंक 4, 2, 1, 3 इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो हो सकता है इसके क्वेश्चन में कुछ फिर यूजीसी नेट ने बताया होगा करेक्ट आंसर को लेकर. तो इसका करेक्ट आंसर ये है 4, 2, 1, 3. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द रेपरेशंस फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट. इसमें से किस केस में कोर्ट ने स्टेब्लिश किया था द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक द रेपरेशंस फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स. गाइस का करेक्ट आंसर है द चॉर्जो फैक्ट्री केस. ठीक है, दैट वाज डिसाइडेड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCIJ. ठीक है, तो ये केस आप याद रखना. वैसे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं उसका एक सेपरेट लेक्चर लेकर आने वाले हैं जिसमें हम लोग सभी इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे. उससे रिलेटेड जो भी पास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हैं इंटरनेशनल केसेस पे वो हम कवर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रशियन इंडेमनिटी केस स्टेब्लिश्ड विच इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ. So Russian indemnity case established that state cannot claim financial difficulties as a justification for non-compliance with its international obligations. 1912 का ये केस है. ठीक है, widely cited case है for the principle of that a state's domestic financial conditions is not a valid excuse for failing to meet its obligations under the international law. So A is its correct answer. चलिए, 21st question is UN Charter's Article 1 outlines the purposes of UN. है ना, Article 1 में पर्पस बताया गया है यूनाइटेड नेशंस का. सो आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस कौन सा उसका पर्पस नहीं है. सो फर्स्ट इज टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. यस, ये है. टू डेवलप द फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस. यस, ये भी है. to achieve the international cooperation in solving the international problems. Yes, this is also one of the purpose. And he is stating to establish a system of international law which is enforceable on all states. नहीं, ये इसका primary intention नहीं है, primary purpose नहीं है to universally enforce a law through a single hierarchical system. So D is the right answer here क्योंकि D one of the purpose article 1 में enumerated नहीं है. So D is its answer. Question number 22 is stating that a state that is not a member of United Nations may bring a dispute to UN Security Council if it accepts the obligation of specific settlement of dispute that is provided for under
तो बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टेट जो है यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं भी है तो वो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास अपना डिस्प्यूट लेकर आ सकते हैं अगर वो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो बात है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है? सो फ्रेंड्स, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 35। ठीक है, आर्टिकल 35 अलाउज अ नॉन मेंबर स्टेट टू ब्रिंग अ डिस्प्यूट बिफोर सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली provided that the non-member accept the obligations of Pacific settlement. So its correct answer is Article 35, option number B. Next question is, which of the following is a key difference between League of Nations and United Nations? बताइए कि League of Nations and United Nations में basic key difference क्या है? So let's read the options. League has a universal membership while UN is limited. Is it so? nahi, United Nations also have a universal membership, no? So this is not a right difference. The P is stating that UN has a robust collective security system with an enforcement mechanism. Okay, and when we read League of Nations in the last lecture, हमने बात किया था कि League of Nations में कहीं ना कहीं enforcement system या enforcement mechanism ना होना उसकी एक failure का reason है, जो कि United Nations में एक strong enforcement mechanism है. ठीक है, let's keep it for a hold. Let's read C. C stating that League of Nations had veto power while UN Security Council does not. No, UN Security Council के permanent members के पास तो veto power है. So this is again a wrong option. This is stating the wrong fact. D is stating League of Nations had an international court while UN does not. Is it so? No, UN has its judicial organ which is known as the इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस. तो ये भी गलत है. तो फैक्चुअल बेस पे देखा जाए तो A, C, D इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड ओनली B is stating the fact. And here as per the question, this is the basic difference between League of Nations and United Nations, that UN के पास एक robust collective security system था with a enforcement mechanism which League of Nations didn't had. So उसके perspective से we analyze that B is the right answer. ठीक है, a lot of time what happens is कि maybe we are not sure about the right answer, but when we read all the options ना, जब हम सारे options पढ़ते हैं समझते हैं, then ultimately we lead to the right answer, है ना. So आप हर option को सही तरीके से जरूर पढ़ें एक बार, मैं यही कहूंगी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन टू पास इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. दोस्तों ये बात मैंने आपको पढ़ाई है कि फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मिनिमम 9 votes are required, including the concurring votes of the 5 members, permanent members of the council. So its correct option is option number B. Next question 26 is, the principle of ut possidetis juris, it was confirmed in ICJ's judgment in which case? देखिए ये directly UN charter से जुड़े हुए सवाल नहीं है, but it is important in international law. It may have been asked in the previous year question. That's why the team has added this question in the PDF. So question is कि ये जो principle है ut possidetis juris, इसका मतलब है the inviolability of colonial boundaries upon the independence. This was confirmed by ICJ in the case of Burkina Faso versus Mali. ठीक है, आप याद रखना. In this case, this principle was reaffirmed. This case was related to the frontier dispute. The case is related to 1986. ठीक है, and this is a general principle of international law which is applicable in the decolonization. Okay, next question is, which of the following body in the United Nations is responsible for UN's regular budget and financial contributions? बताओ, बड़े अच्छे से पढ़ाया था मैंने. UN budget के लिए कौन सा body या कौन सा organ responsible है? So its answer is General Assembly, and here the exact committee is mentioned. General Assembly's 5th committee. So it has the overall authority for the budget. ठीक है, so General Assembly's 5th committee. Okay, next question is, the ICJ's advisory opinions are. So question है कि जो ICJ की advisory opinions होती है वो क्या binding होती हैं, क्या वो non binding होती हैं, वो हम बताने. तो options पढ़ते हैं. पहला है, it is binding on all the UN member states. नहीं, एक advisory opinion हर UN member state पे binding कैसे हो सकता है? Second option is, it is legally binding on the requesting UN organ or the special agency. No, this is also, I think, not the correct answer. Let's read more options. Not legally binding but carry the great legal weight and moral authority. This sounds very justified answer. Let's read option D. Binding only if they are confirmed by Security Council. No such provision is there. So its correct answer is option C, that the advisory opinion of ICJ are not legally binding though, but they carry great legal weight and moral authority. Okay, now
Question number 29. The concept of permissive jurisdiction was affirmed in which case, in which landmark case, very landmark judgment, that is SS Lotus case of 1927, जिसमें ये highly criticized principle जो है वो establish किया गया था, that is known as the permissive jurisdiction, which states that the states are free to act in any matter not expressly prohibited by the international law. So its correct answer is SS Lotus case. Next question. The genuine link principle in international law regarding the nationality of an individual was established in which case? तो nationality से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही famous case है. अगर आप directly genuine link का principle को नहीं connect भी कर पा रहे हैं तो भी आप ध्यान लगाइए कि nationality का सबसे important, सबसे landmark case है Notte Boham. तो Notte Boham के case में ही genuine link का जो concept है वो establish किया गया था. ठीक है. So Notte Boham is the answer. This is of 1955, in which it was held that for one state to claim the diplomatic protection for its national against another state, the nationality must be based on a genuine link, that is a real and effective connection between the state and the individual, right? All right, next question is the legal authority to try the individual for crimes against humanity and war crime regardless of whether they are connected is known as. तो it's asking that कौन सा jurisdiction जो है which is applied or which is जहाँ पर जो legal authority है to try the individuals for the crimes against humanity and war crime regardless of where they were committed. So this is called universal jurisdiction. ठीक है. This jurisdiction allows that domestic courts to prosecute individuals for the most serious international crimes regardless of the place where the crime was occurred or the nationality of the perpetrator or the victim, right? Next question is United Nations most powerful organ is Security Council primarily due to its authority to. तो किस authority के कारण उसको most powerful organ बोलते हैं? तो guys जो chapter 7 में उसके पास power है ना to impose the sections, to authorize the use of force है ना and to legally mandate the collective enforcement action. So उस reason की वजह से it is considered as the most powerful organ. So its correct answer is option number C. ठीक है. Okay. Next question is what was the central reason for US to not joining the League of Nations? हमने जाना था ना कि although the proposal was given by the then president of USA, but its irony was that कि US was never the part of League of Nations, it never joined League of Nations. तो क्या central reason रहा होगा? So it states that US Senate ने refuse कर दिया था उस वक्त वो Treaty of Versailles को, वो treaty जिसकी वजह से League of Nations form हुआ था. So that was the central reason. So US Senate refused to ratify the Treaty of Versailles, right? That is considered as the primary reason. Okay. Next question is 34th. The principle of ex aqua et bono, which allows ICJ to decide a case on the basis of what is fair, what is just, rather than on existing laws, so can be applied on only. तो ये जो principle है, it can be applied only when all the parties to the disputes agree to it. And ये बात article 38 में mention it explicitly permits, जो article 38 है ICJ statute का, it explicitly permits the court to decide a case ex aqua et bono if the parties agree thereto. ठीक है. So its correct option is option number B. Next question is which of the following is not a recognized source of international law under article 38 of ICJ? बताइए ICJ के जो statute के अंदर international law के कुछ sources बताएं. तो इन चारों में से कौन सा नहीं है? पहला कह रहे हैं treaties है. दूसरा कह रहे हैं unilateral declarations by state. ओके. थर्ड कह रहे इंटरनेशनल कस्टम्स, हाँ जी है. फोर्थ कह रहे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, वो भी है. देखिए यूनिलेटरल डेक्लेरेशंस जो हैं दे कैन क्रिएट द ऑब्लिगेशंस बट वो फॉर्मल सोर्स ऑफ आईसीजे नहीं है, इसलिए हेयर बी इज द राइट आंसर. ठीक है. Okay. Next question is the Dumbarton Oaks Conference, which took place in 1944. It was instrumental in. So mainly मतलब उसको किस चीज के लिए जाना जाता है? So was it the creation of League of Nations? मतलब ही नहीं है. Was it for drafting the UN Charter? Okay, yes. Was it the establishment of International Criminal Court? No. The dissolution? No. Its correct answer very simple. Its correct answer is for drafting the UN Charter. ठीक है. इसी कॉन्फ्रेंस में डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएन चार्टर्स आर्टिकल 2 क्लॉज 7 डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ. तो बड़ा ही रेपिटेड क्वेश्चन रहता है ये यूजीसी नेट में. सो इसका आंसर है
provides or it deals with the principle of non-intervention in the domestic affairs. Basically it prevents United Nations कि आप किसी भी state के domestic jurisdiction में intervene नहीं करेंगे until and unless matter comes to the United Nations itself. ठीक है. और next question is the preamble to the UN Charter begins with the phrase, मैंने बड़े अच्छे से गौर करके आप लोगों को ये लेक्चर में पढ़ाया है. इसका करेक्ट आंसर है we the peoples of the United Nations, है ना. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूएन सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, तो कौन अपॉइंट करता है? सो इट इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 40th, the United Nations collective security system operates primarily under which chapter? So it is operated under chapter 7, है ना, which talks about actions with respect to threats to peace, breach of peace and acts of aggression, which gives Security Council the necessary enforcement powers. इसका correct answer है option C, that is chapter 7, very important chapter. Next question. ICJ's judgments in the right of passage over Indian territory case establish which principle? This is very important case, especially in context की where India was one of the party in the matter. इसमें कोर्ट ने कौन सा principle laid down किया था? That was that a regional custom can exist between the two states. ठीक है. इसको ये जो केस हुआ था, in this the parties were Portugal versus India. And if I'm not wrong, this case is of 1960, wherein ICJ recognized that a custom could be established between just two states. It may be a local or a regional custom, right? And which allowed Portugal a limited right of passage over Indian territory. So that was, so इसका correct answer हो गया option number A. Next question is the UN Charter's provisions for rights of individuals or collective self-defense. This is codified in which article? So guys, this is codified in article 51. ठीक है, ये आप याद रखना. ये भी क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर में कई बार आया है. सेल्फ डिफेंस का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है? यूएन चार्टर के आर्टिकल 51, which preserves the inherent right of individual or the collective self-defense if an armed attack occurs against a member of United Nations. Next question is, which is an example of UN subsidiary body which is created by Security Council? तो guys, इसका correct answer है the Counter Terrorism Committee that was established by Security Council's resolution in 2001 to monitor the implementation of anti-terrorism measures by UN member states. So its correct answer is Counter Terrorism Committee or CTC. Next question is the concept of jus cogens or the preemptory norm of international law. It is formally recognized in which major international treaty? तो guys, jus cogens का जो जिक्र है वो वियना कन्वेंशन में किया गया था ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी, स्पेसिफिकली इन आर्टिकल 53. प्लीज इसको एक बार क्रॉस चेक करना इस फैक्ट को, वेदर इट इज आर्टिकल 53 और नॉट. बहरहाल इसका आंसर है द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी विच फॉर्मली डिफाइंस जस कोगेन एज अ प्रीएम्प्टरी नॉर्म from which no derogation is permitted. Okay, next question. Just 2 questions are left. The UN organ that was formally dissolved in 1994, having completed its mandate to oversee the transition of trust territories to self-government or independence. बताओ, बड़े अच्छे से बताया मैंने ये लेक्चर में. वो कौन सा UN organ है जो कि 1994 में डिसॉल्व हो गया, जिसके पास ट्रस्ट ट्रीटीज को ओवरसी करने का पावर था, मैंडेट था, एंड उसने अपना काम पूरा कर दिया एंड देन इट सस्पेंडेड. सो गाइज, दिस इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इट सस्पेंडेड और dissolved in 1994 by performing all its operations. The last one was related to the trust territory named Palau, है ना. Okay, the last question of our today's discussion is ICJ's decision in Nicaragua versus US case is a landmark judgment concerning which principle of international law? So guys, its answer is the prohibition on the use of force and non-intervention. Okay, this case of 1986 is a cornerstone of international law, confirming that the principles of prohibition on use of force and non-intervention are fundamental rules of customary international law. ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है. विद दिस वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडेज सेशन. ठीक है, कुछ नंबरिंग में डिफेक्ट है एंड आई बिलीव दे आर अराउंड 50 एंड दे कवर्ड मोस्ट असेंशियल पार्ट्स ऑफ यूएन चार्टर एंड लीग ऑफ नेशंस, जो कि आपका एक टेस्ट एनालिसिस करते हैं दैट हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक, एंड आई विल से दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा कन्वेंशंस, द इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट इज द डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स. तो इफ यू विल से देन आई विल ब्रिंग ऑल दोज लेक्चर्स ऑन लॉ वीटा.
ठीक है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फाइंड द कंटेंट एंड द एक्सप्लेनेशन, एंड प्लीज मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड with our channel for more such lectures, and all the best everyone for your exams, respective exams. Thank you again for watching. Have a good day. Bye bye.